दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में रहने वाले एक शख्स की है, जिनका नाम कमलेश है, जो कि पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर है। तो चलिए अब ये कहानी कमलेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो पिछली स्टोरी का ही पार्ट 3 है। अगर आप ध्यान से इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको इस पार्ट में इस स्टोरी का अंत देखने को मिलेगा। इस स्टोरी के पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो कमलेश था, उसकी पत्नी हेमलता के ऊपर उस चुड़ैल की आत्मा हावी हो रही थी और कमलेश के पिता ने उस चुड़ैल को उस कमरे में बंद कर दिया था। जिसके बाद वो चुड़ैल कमलेश को धमकी देती है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो उसकी पत्नी को अंदर ही जिंदा जलाकर मार देगी। लेकिन कमलेश वो उसके पिता उस पीर बाबा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिन्हें उसकी माँ और उसका छोटा भाई बुलाने के लिए गए थे। तभी अचानक से कमलेश को उस कमरे में से आग की लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और उसे देखकर कमलेश भावुक हो जाता है और अपने पिता की बात ना मानकर उस कमरे के दरवाजे को खोल देता है। और उस कमरे के दरवाजे को खोलते ही कमलेश अंदर का नजारा देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। अब इससे आगे की कहानी आप कमलेश की ही जुबानी सुनिए। दोस्तों, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उस कमरे के अंदर का नजारा देखकर मैं तो काफी ज्यादा शॉक हो गया और मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को सोचकर मैंने उस कमरे के दरवाजे को खोला था, उस कमरे में अंदर की तरफ वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। यानी कि जब मैं बाहर से उस कमरे के अंदर आग लगती हुई देखकर मेरी पत्नी को बचाने के चक्कर में भागकर उस कमरे के दरवाजे को खोलते ही मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना ही तो उस कमरे के अंदर कोई आग लगी हुई है और ना ही वहां पर कोई भी सामान थोड़ा बहुत भी जला हुआ है, बल्कि इसके बजाय जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने वही चुड़ैल खड़ी थी और मुझसे कहती हैं कि क्या हुआ, फंस गए ना मेरे जाल में। तभी मैं मन ही मन सोचता हूं कि आज मैंने मेरे पिताजी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब पता नहीं इस गलती का मुझे क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब अब तक वह चुड़ैल मेरी पत्नी की आवाज में चिल्लाकर सिर्फ मुझको डरा ही रही थी कि मेरी पत्नी आग में जल रही है, पर उस कमरे के अंदर तो आग लगी हुई ही नहीं थी। सिर्फ कमरे के बाहर की तरफ ही वह धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। अब यह चीज देखकर मैं समझ जाता हूं कि ये सब इस चुड़ैल ने इस कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए ही किया था। और अब क्योंकि मैंने वह दरवाजा खोल दिया था तो मेरे दरवाजा खोलते ही पहले तो वह चुड़ैल जोर जोर से हंसती हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ाती हैं। उसको मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं और मैं उसके डर से इतना ज्यादा डर जाता हूं कि अब मैं वहां से फटाक से दौड़कर बाहर की तरफ चिल्लाते हुए अपने पिताजी के पास आता हूं और डर के मारे अपने पिताजी के लिपट जाता हूं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा लिपटता है, ठीक उसी तरह। तभी मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि अब आकर मुझसे लिपटने से क्या होगा। जब तुझे मैं समझा रहा था कि ये सब उस चुड़ैल की चाल है, तब तो उस वक्त तूने मेरी बात मानी नहीं और तू तो उल्टा मेरे को ही धक्का देकर मुझको जमीन पर गिराकर भाग गया। अब तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने हम सबके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब तक वो पीर बाबा भी नहीं आए हैं और अब यह चुड़ैल पूरी तरीके से आजाद हो चुकी है। अब शायद ये हमारे साथ कुछ ऐसा करेगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अभी पिताजी मुझे ये सब कह ही रहे थे कि तभी उसे चुड़ैल के काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है और जब मेरी नजर उसकी तरफ जाती है तो मैं देखता हूं कि जैसे ही उस चुड़ैल ने उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो पहले पिताजी ने जो नमक उस कमरे के चारों तरफ बिखेर रखा था
उस नमक पर उस चुड़ैल का पैर रखते ही उसको काफी ज्यादा जलन होती है और वो फटाक से उस जगह से अपने कदमों को वापस पीछे की तरफ लेती है और अपने पैरों को सहलाने लगती है। अब ये चीज देखकर तो मेरे मन में थोड़ी राहत होती है कि शायद यह चुड़ैल इस नमक को पार करके हम लोगों के पास नहीं आ पाएगी। तभी उस चुड़ैल ने काफी तेज चिल्लाते हुए हम लोगों की तरफ घूर कर देखा और चिल्लाते चिल्लाते ही वो हम लोगों से कहती हैं कि ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। तुम लोग जितनी पीड़ा मुझे दे रहे हो उसकी कई गुना ज्यादा पीड़ा मैं तुम लोगों को दूंगी और तुम लोगों को इससे भी ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अब उस चुड़ैल के मुंह से यह बात सुनकर मैं और भी ज्यादा डर जाता हूं। मैं सोचता हूं कि अगर यह चुड़ैल किसी भी तरह इस कमरे से बाहर आ गई तो पता नहीं यह हम लोगों के साथ क्या करेगी। अभी मैं मेरे मन में यह सब सोच ही रहा था कि तभी मैं देखता हूं कि वो चुड़ैल उस कमरे से बाहर निकलने का दूसरा उपाय खोजती है और अब उसने कमरे के बाहर फर्श पर पड़े हुए नमक को हटाने की एक दूसरी तरकीब निकाली और अब वो फर्श पर नीचे लेटकर उस नमक को दूर से ही फूंक मारकर हटा रही थी। और जब वो अपने मुंह से फूंक मार रही थी तो उसके मुंह से इतनी तेज हवा निकल रही थी कि वो सारा का सारा नमक कुछ ही देर में वहां से साफ हो जाता है। और अब उस नमक को साफ होते ही वो चुड़ैल हम लोगों की तरफ देखकर फिर से हंसने लगती है और वहां से खड़ी होकर अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ाने लगती है। अब वो उस कमरे को पार करके हम लोगों की तरफ आंगन में आ चुकी थी। उसको आंगन में आता हुआ देखकर मेरे साथ साथ घर के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। मैंने तो तब तक सोच लिया था कि जैसे ही यह चुड़ैल मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगी तो मैं तो घर से बाहर की तरफ भाग जाऊंगा। अभी मैंने इतना सोचा ही था कि तभी हमारे घर के बाहर से किसी की आवाज आने लगती है और वह आवाज किसी के चिमटा बजाने की थी। यानी कि जब मैंने उस आवाज को गौर से सुना तो वह आवाज एक चिमटे की थी और उस चिमटे को कोई जोर जोर से बजा रहा था। अभी मैं उस आवाज को गौर से सुन ही रहा था कि तभी हमारे घर के अंदर वो पहाड़ी वाले पीर बाबा आते हैं और उनके पीछे पीछे मेरा छोटा भाई और मेरी माँ भी आती हैं। घर के अंदर आते ही उस चुड़ैल को देखकर एक पल के लिए तो पीर बाबा भी चौंक जाते हैं और वो आते ही उस चुड़ैल से कहते हैं कि तूने वापस लौटकर ठीक नहीं किया। तुझे गांव के अंदर नहीं आना चाहिए था। क्या तू भूल गई कि आज से कुछ साल पहले जब तू गांव में आई थी तो तेरा क्या हाल किया था और अब तू उस चीज को भूलकर फिर से अपनी वही हालत करवाने के लिए गांव में आ गई है। तुझे मैंने कसम दिलाई थी कि तू कभी भी गांव के अंदर नहीं आएगी, लेकिन तूने उस चीज को तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो तुझे भस्म ही करना पड़ेगा। अभी पीर बाबा ने उस चुड़ैल को इतना कहा ही था कि तभी वह चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए पीर बाबा से कहती हैं कि इस बार तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि तुझे अपना प्राण बचाने हैं तो अभी की अभी यहां से चला जा। अगर तू बिना कुछ किए यहां से चला गया तो मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर तूने इन लोगों को बचाने की जरा भी कोशिश की तो इन लोगों के साथ साथ तू भी मारा जाएगा और इस बार जो तूने मेरे साथ पिछली बार किया था उसका मैं तुझसे इतना बड़ा बदला लूंगी कि तू मरने के बाद भी याद रखेगा, क्योंकि पिछली बार तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसको मैं भूली नहीं हूं और मुझे वो सब कुछ याद है। लेकिन मैं फिर भी तुझे कह रही हूं कि तू चुपचाप यहां से चला जा। अगर तू अभी की अभी यहां से चला गया तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इसके आगे पीर बाबा उससे कुछ कहते तो नहीं हैं, लेकिन अब वो अपने कदमों को उस चुड़ैल की तरफ बढ़ाते हैं और उस चुड़ैल की तरफ कदमों को बढ़ाते बढ़ाते ही वो अपनी झोली से कुछ निकालते हैं और उसके चारों तरफ फर्श पर एक गोला बना देते हैं और उस गोले को बनाते ही वह चुड़ैल बहुत ज्यादा तड़पने लगती है, जैसे कि किसी मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए और उस वक्त वह तड़पने लगती है। ठीक उसी तरह उस पीर बाबा के गोला बनाते ही वह चुड़ैल तड़पने लगी थी और अब वो पीर बाबा वहीं पर खड़े खड़े अपने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो अपने चिमटे से उस गोले के बाहर खड़े होकर ही जोर जोर से उस चुड़ैल को पीटने लगते हैं। और जब वो उस चुड़ैल को मारने लगे थे तो शुरू में तो वह चुड़ैल उनको बहुत ज्यादा धमकियां दे रही थी कि मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगी, मैं तेरे साथ वैसा कर दूंगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पीर बाबा के सामने उसको छोड़ देने की भीख मांगने लगती हैं और उनसे कहने लगती हैं
कि मैं आज के बाद कभी भी इस गांव की तरफ मुंह करके भी नहीं देखूंगी। लेकिन आप भी इस गांव के सभी लोगों से कह दीजिए कि ये लोग मेरे इलाके में ना आए। अगर ये लोग मेरे इलाके में आएंगे तो फिर इन लोगों को ऐसी चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। अब वह चुड़ैल बार बार यही बात उन पीर बाबा से कह रही थी, लेकिन पीर बाबा उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे और वो लगातार अपने चिमटे से उस चुड़ैल को मार रहे थे। जब उस चुड़ैल को लगा कि यह पीर बाबा अपना पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगा, तो वो एक बार जोर से उस गोले के अंदर खड़ी खड़ी ही उन पीर बाबा को धक्का देती है और उनको धक्का देते ही वो पीर बाबा आंगन में एक कोने में जाकर गिर जाते हैं। लेकिन उनको धक्का देते समय जब उस चुड़ैल ने उनको छुआ तो उस वक्त उसके हाथों में आग लग गई थी और वो काफी तेज चिल्लाते हुए वहां से अचानक से गायब हो जाती हैं और वहां पर सिर्फ मेरी पत्नी हेमलता का शरीर रह जाता है। अब उसको इस तरह से देखकर मैं सोचता हूं कि यह मेरी पत्नी हेमलता ही है और वह चुड़ैल इसके अंदर से चली गई है और मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करता हूं। लेकिन तभी वो पीर बाबा आंगन में पड़े पड़े ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुझसे कहते हैं कि नहीं बच्चे, वहीं पर रुक जाऊं, तुम उस गोले के अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम उस गोले के अंदर गए तो तुम्हारे अंदर भी उस चुड़ैल की आत्मा आ जाएगी। अभी तो वह चुड़ैल सिर्फ कुछ समय के लिए ही तुम्हारी पत्नी के शरीर को छोड़कर गई है, लेकिन अगर हम लोगों में से कोई भी इस गोले के अंदर गया या फिर तुम्हारी पत्नी उस गोले से बाहर आई तो वह चुड़ैल फिर से हम लोगों के ऊपर और तुम्हारी पत्नी के ऊपर हावी हो सकती है। उन पीर बाबा की यह बात सुनकर मैं काफी ज्यादा चिंतित हो जाता हूं और उनसे कहता हूं कि लेकिन बाबा, इसका कोई समाधान भी तो होगा। क्या मेरी पत्नी हमेशा ही इस गोले के अंदर रहेगी? उसे कब तक इस गोले के अंदर रहना होगा? तो मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए पीर बाबा कहते हैं कि इस चीज का समाधान तो है, लेकिन उस समाधान को करने के लिए हमें इस गांव से बाहर जाना होगा और वह समाधान आज सुबह के सूरज की पहली किरण निकलने से पहले पहले ही हम लोगों को करना होगा। अगर आज सुबह की पहली किरण इस गांव पर पड़ने से पहले हम उस काम को नहीं कर पाए तो फिर कल रात तक तुम्हारी पत्नी को इस जगह पर इस गोले के अंदर ही रहना होगा और उस काम को करने के बाद ही कल रात को तुम्हारी पत्नी इस गोले से बाहर आ सकती है। तभी मैं उन पीर बाबा से कहता हूं कि मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी पत्नी को इस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकालना है। तभी पीर बाबा वहां से उठकर खड़े होते हैं और मुझे और मेरे पिताजी को आकर कहते हैं कि उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए हमको उसके नाम का उतारा देना होगा और उसको जो चीज तुम्हारी पत्नी के अंदर रहकर चाहिए वह चीज हम लोगों को उस उतारे के अंदर रखकर वैसे ही उसके नाम की भेंट चढ़ाने होगी, तभी वो तुम्हारी पत्नी का पीछा छोड़ेगी। उन पीर बाबा के मुंह से ये बात सुनकर मैं कहता हूं कि बाबा, ये उतारा क्या होता है? मैंने तो आज से पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। तभी वह पीर बाबा मुझसे कहते हैं कि उतारा वो होता है जिसमें उस चुड़ैल को जो कुछ भी चाहिए उस सारे सामान को रखकर हमें गांव से बाहर उसका जो इलाका है उस इलाके में जाकर उसको रखकर आना होगा ताकि वो हम लोगों का पीछा छोड़ दे। उसे ही उतारा कहते हैं। इसके बाद वो पीर बाबा हम लोगों को वह सामग्री बताते हैं जो उस उतारे के अंदर रखती थी, लेकिन उसमें से कुछ सामग्री हम लोगों के पास नहीं थी। तभी पीर बाबा अपनी झोली में से कुछ एक आध सामग्री निकालते हैं और कुछ थोड़ी बहुत सामग्री हमको हमारे घर के अंदर से मिल जाती है और इसके साथ ही उस उतारे में रखने के लिए पीर बाबा एक चुनरी मंगवाते हैं। उस वक्त मेरी माँ के पास एक नई चुनरी रखी हुई थी जिसको उन्होंने आज तक भी काम में नहीं लिया था। तभी मेरी माँ उस चुनरी को लाकर पीर बाबा को देती हैं और पीर बाबा उस उतारे को तैयार करते हैं। उतारा तैयार करने के बाद वो मेरे पिताजी से और मुझसे कहते हैं कि तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। इसके साथ ही वो मेरे छोटे वाले भाई से कहते हैं कि तुम्हें यहीं रहकर इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये इस गोले से बाहर ना आए। इसके बाद वो हम दोनों को लेकर गांव के बीच से होते हुए उस चुड़ैल के इलाके में जाने लगते हैं। अभी हम लोग उस रात के अंधेरे में उस पीर बाबा के पीछे पीछे गांव के बगल में जो जंगल था उस तरफ जा रहे थे। पीर बाबा का मानना था कि वो चुड़ैल उसी तरफ रहती हैं और वहीं पर जाकर हम लोगों को वो उतारा रख कर आना था। अभी हम लोग गांव से बाहर निकले ही थे कि तभी वो पीर बाबा अचानक से रुक जाते हैं और उनके रुकते ही मैं उनसे कहता हूं कि क्या हुआ बाबा, आप इस तरह अचानक क्यों रुक गए? तो इसके बाद वो मुझे कुछ कहते हैं
जिसको सुनकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। तभी वो मुझसे कहते हैं कि मेरे द्वारा यह चीज करने पर उतनी ज्यादा असरदार नहीं होगी जितनी तुम्हारे द्वारा करने पर रहेगी। दरअसल वो पीर बाबा मुझे कहते हैं कि अब गांव की सीमा समाप्त होने ही वाली है और गांव की सीमा समाप्त होने से पहले पहले तुमको यह उतारा अपने हाथों में लेना होगा और हम लोगों से आगे आगे चलकर तुमको ही यह उतारा उस जंगल में जाकर रखकर आना होगा। हम लोग सिर्फ तुम्हारे पीछे पीछे ही जा सकते हैं और जिस जगह पर यह उतारा रखकर आना है उस जगह से कुछ ही दूरी पर हम दोनों रुक जाएंगे, उससे आगे तुमको अकेले ही जाना होगा। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर इससे आगे जो बाबा मुझे कहते हैं उसको सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम उस उतारे को रखने के लिए जंगल के अंदर जाओगे तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें हम लोगों से कोई भी बात नहीं करनी है और ना ही हम लोग तुमसे कुछ बात करेंगे। हम सिर्फ तुम्हारे पीछे पीछे ही चलते रहेंगे और एक जगह पर जाकर हम लोग रुक जाएंगे, उससे आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। और इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि उस उतारे को रखकर जैसे ही तुम पीछे मुड़ोगे तो वह चुड़ैल तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए पीछे से कुछ अजीब अजीब तरीके से आवाज निकलेगी। हो सकता है कि तुम्हारा नाम लेकर भी तुमको पुकारे, या हम दोनों की आवाज में ही तुमको पुकारे, या किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज में तुमको पुकारे। पर तुम्हें किसी भी आवाज पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं देना है और चुपचाप उस उतारे को रखकर वहां से आ जाना है और उन आवाजों को सुनकर ना ही तो तुम्हें उनका जवाब देना है और गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हें वहां से आते वक्त ऐसा एहसास होगा कि तुम्हारे पीछे ही कोई चल रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और इस चीज का भी ध्यान रखना कि डर के मारे तुम्हें अपनी आंखें भी बंद नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ पीछे मुड़कर चुपचाप अपनी आंखों को खोलकर जिस तरफ से तुम आए थे उसी तरफ वापस आ जाना है। और जब तुम हम लोगों के पास पहुंच जाओगे उसके बाद तुमको कोई भी खतरा नहीं रहेगा और ना ही वो चुड़ैल उससे आगे तुम्हारा कुछ पीछा करेगी। हमारे पास पहुंचने के बाद सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा। अब उन बाबा के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी थी, इसलिए मैं उसके लिए ये सब करने के लिए तैयार था। अब जैसे ही गांव की सीमा समाप्त होते ही वो उतारा मैं अपने हाथों में लेता हूं और उस जंगल की तरफ जाने लगता हूं। तभी से मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा होने लगा था और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब मैं चाहकर भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकता था। और उस जंगल में आधी दूर जाने के बाद मेरे पिताजी और वो पीर बाबा एक जगह पर रुक जाते हैं और उससे आगे मैं उनको बिना देखे ही आगे की तरफ चलते रहता हूं। मुझे इस चीज का तो एहसास था कि वो लोग किस जगह पर रुके हैं, लेकिन मैं रुककर उनसे बात नहीं कर सकता था। अभी मैं चुपचाप जंगल में आगे की तरफ जा रहा था और जिस जगह के लिए पीर बाबा ने मुझे पहले समझाया था अब मैं उस जगह की तरफ जाने लगता हूं। और थोड़ी देर ही आगे चलने के बाद मुझे वो जगह दिखाई देती है और अब मैं उस जगह के पास पहुंचता हूं। जब मैं वहां पर पहुंचता हूं तो चारों तरफ से देखने पर वो जगह इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। वो जगह दिखने में इतनी ज्यादा डरावनी थी कि वहां पर ना ही तो कोई सूरज की रोशनी आ सकती थी और ना ही चांद की रोशनी, क्योंकि ऊपर से उन पेड़ों की टहनियां आपस में इतनी ज्यादा एक दूसरे में फंसी हुई थीं कि वहां पर सिर्फ अंधेरा था और चारों तरफ सिर्फ पीपल और बरगद के पेड़ थे। और वहीं पर एक बड़ा और बूढ़ा सा बरगद का पेड़ था और उसी के नीचे मुझे उस उतारे को रखना था। अब मैं चुपचाप डरते डरते दबे कदमों के साथ जाकर उस उतारे को उस बरगद के पेड़ के नीचे रख देता हूं और उस उतारे को रखते ही मुझे जो बात पीर बाबा ने अपने मन ही मन में बोलने के लिए कही थी मैं वही बात वहां पर बोलता हूं और उस बात को बोलकर मैं वहां से पीछे मुड़ जाता हूं और वापस आने लगता हूं। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूं तो पीछे से आवाज आती है कि अरे कमलेश, आ गया तू, कितनी देर लगा दी, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। उस आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा चौंक जाता हूं, लेकिन मैं समझ जाता हूं कि ये सब उस चुड़ैल का ही जाल है और मुझे इसकी तरफ ध्यान न देकर वहां से चुपचाप आ जाना है। अभी मैं कुछ दूर और ही चला था कि तभी वह आवाज फिर से आती है कि अरे कमलेश, सुन नहीं रहा क्या तू? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूं, तू कहां था इतनी देर से? अब उस आवाज को फिर से सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा डर गया था और अब डर के मारे मेरे हाथ पांव काफी ज्यादा कंपन करने लगे थे
इसके साथ ही अब मेरे शरीर से काफी ज्यादा पसीना निकलने लगा था और मेरा गला पूरी तरीके से सूख चुका था। जब मैंने इस आवाज का भी कोई जवाब नहीं दिया तो थोड़ी ही देर बाद पीछे से मेरी पत्नी हेमलता की आवाज आती है कि कमलेश, तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ और तुम इतने बड़े डरपोक हो कि मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा पति इतना ज्यादा डरपोक निकलेगा। अब उस चीज को सुनकर तो एक पल के लिए मेरे मन में पीछे मुड़ने की इच्छा होती है, लेकिन मैं सिर्फ चलते ही रहता हूँ और थोड़ी ही देर में मुझे पीछे से मेरी ही बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो जोर जोर से मुझसे रोते हुए कहती हैं कि पापा, आप मुझे और मम्मी को यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हो? आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप हम लोगों को यहाँ पर छोड़कर हम लोगों को कितनी बड़ी मुसीबत में डालकर जा रहे हो और हमारी यहाँ पर क्या हालत हो रही है। आपको जरा भी हम लोगों पर दया नहीं आ रही है। आखिर आप हमारे पिता हो और आप हम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो मैं पीछे मुड़ने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे याद आता है कि मुझे चाहे कुछ भी आवाज सुनाई दे, लेकिन मुझे पीछे नहीं मुड़ना है। इसके बाद मैं तेज तेज कदमों के साथ वापस जाने लगता हूं। तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे बिल्कुल पीछे ही मेरे साथ साथ कोई चल रहा है और अब वो अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबाने ही वाला है, क्योंकि मुझे चलते हुए मेरे बगल में एक परछाई दिखाई दे रही थी और उसको इतना ज्यादा अपने करीब महसूस करके मैं बहुत ज्यादा डर गया था। और अब मैं पीछे की तरफ पलटकर उसकी तरफ देखने ही वाला था कि तभी मुझे सामने ही मेरे पिताजी और पीर बाबा खड़े हुए दिखाई देते हैं और मुझको देखकर पीर बाबा मेरी तरफ इशारा करते हैं कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और उनका इशारा देखकर मैं समझ जाता हूं कि मुझे किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ना है। तभी मैं और भी तेज कदमों के साथ साथ उनकी तरफ आने लगता हूं और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचता हूं तो मुझे कुछ हल्का सा महसूस होता है, वरना इतनी देर से तो मुझे अपने शरीर पर काफी ज्यादा भारी भारी एक वजन सा महसूस हो रहा था। इसके बाद हम लोग आपस में बिना बोले ही चुपचाप गांव के अंदर आ जाते हैं और अब हमारे घर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम लोग घर पर पहुंचते हैं तो थोड़ी ही देर में सूरज उगने ही वाला था। तभी घर पर आते ही पीर बाबा अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं और वो वहां पर फिर से कुछ मंत्र वगैरह बोलने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो खुद ही मेरी पत्नी हेमलता को होश में लाते हैं और उसको उस गोले से बाहर निकालते हैं। अब तक वो उस गोले के अंदर ही बेहोश पड़ी हुई थी और मेरा छोटा भाई और मेरी माँ इस चीज का ध्यान रख रहे थे कि वो उस गोले से बाहर ना आ जाए। इसके बाद वो पीर बाबा हम लोगों से कहते हैं कि अब तो उस चुड़ैल से मैंने तुम लोगों का पीछा छुड़वा दिया है, लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य उस इलाके में वापस गया तो वो चुड़ैल इस बार और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर तुम लोगों के ऊपर हमला कर सकती है और इस बार उस चुड़ैल के चंगुल से तुमको छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम लोग उस तरफ नहीं जाओ तो तुम्हारे घर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी मैं उन पीर बाबा से पूछता हूं कि बाबा, आखिर वह चुड़ैल थी कौन और उसने मेरी पत्नी हेमलता के ऊपर ही अपना कब्जा कैसे किया? फिर बाबा मुझे बताते हैं कि जब सुबह के वक्त तुम्हारी पत्नी शौच करने के लिए गई थी तो उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट नहीं हुआ था और वो रात के लगभग 3 से 4 बजे के बीच ही उस चुड़ैल के इलाके में उस जंगल में चली गई थी और तभी से वो चुड़ैल तुम्हारी पत्नी के पीछे पड़ गई थी। इसके बाद पीर बाबा हम सभी घर के सदस्यों को ताबीज देते हैं और सारी बातें समझने के बाद सुबह होते ही वो हमारे घर से चले जाते हैं और उसके 2-3 दिन बाद ही मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस शहर लौट आता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वापस से मेरे परिवार के साथ कुछ ऐसा हादसा हो। लेकिन शहर आने के कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी बहुत दिनों तक काफी ज्यादा बीमार रही थी और उस बीमारी की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो गई थी। उस घटना के होने के बाद गांव जाने का नाम सुनते ही मेरी पत्नी और बच्चे तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब अगर गांव में कुछ काम होता भी है तो मैं अकेला ही मेरे गांव जाकर आता हूं। मेरी पत्नी और बच्चे तो गांव बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये कहानी यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग
हमें आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।